युग्रो कैपिटलના फाउंडर और एमडी शचींद्र नाथ। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर एक शुरुआत करना चाहेंगे नेट प्रॉफिट के साथ। जो ग्रोथ हम देख रहे हैं 37%, बट एनआई अगर सर यहाँ से देखें जो ग्रोथ है रिलेटिवली लोअर एट 12%। सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस गैप को और एनी प्रेशर ऑन मार्जिन्स? So Chandni, Ugro का business model is consist of two distinct line of income. तो आप खाली हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं दे सकते, हमारा एक लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम हमारा को लेंडिंग इनकम से आता है। सो जो आपको देखना चाहिए वो हमारा टोटल इनकम का ग्रोथ देखना चाहिए, ना कि एनआई। क्योंकि यूग्रो के बिजनेस मॉडल का एक यूनिकनेस है दैट हम लोन अभी तक हिस्टोरिकली लोन ओरिजिनेट करके को लेंडिंग में हम उसको डाउनसेल कर देते हैं और उससे इंटरेस्ट स्प्रेड हमारा एज ए फी इनकम आ जाता है, इसलिए हमारी टोटल इनकम ज्यादा कंपेरेबल है वर्सेस एनआई। दूसरा जो आई थिंक जो हमको ध्यान रखना चाहिए, हमने लास्ट इस Q4 7 फरवरी को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट अनाउंस किया। हम ये देख रहे थे विगत 3 वर्षों से हम इसके लिए रेडी हो रहे थे। जो इंटरेस्ट कॉस्ट है यूग्रो की वो सीक्वेंशियली जो है वीजा विज मोस्ट ऑफ द लार्ज प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री ये करीब 200 बेसिस पॉइंट हायर है। हमारा ये मानना था कि जब आपकी कैपिटल बेस बढ़ी है और हमारा साइज बढ़ा है तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे आनी चाहिए। बट क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनली ओन्ड हैं, कोई एक बहुत बड़ा पेरेंट नहीं है, तो वो एडवांटेज हमको नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम एक बहुत बड़ा फिजिकल ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। लास्ट 2 साल में हमने करीब 150 से 318 ब्रांचेस क्रिएट की और हम रेडी हो गए जब स्मॉल टिकट लैब करने के लिए। तो हमने 7 फरवरी को ये अनाउंस किया कि हम अपने सब लो यील्ड वर्टिकल का फ्रेश डिसबर्समेंट बंद करेंगे। इसके 3 एडवांटेज हुए। गोइंग फॉरवर्ड अप टू FY29 हमारा स्मॉल टिकट लैब 3,500 करोड़ से 25% से ग्रो करेगा। हमारा मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस भी 25% से ग्रो करेगा और लोअर यील्डिंग पोर्टफोलियो हमारा रन डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से जो है टोटल आपका जो पोर्टफोलियो यील्ड है वो करीब 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाएगा। दूसरा, हम आज जो बहुत हाईली डिपेंडेंट है को लेंडिंग इनकम पे, राइट, उसका जो प्रपोर्शन है हमारे टोटल इनकम में आज करीब 25% है, वो घट के 4% हो जाएगा। एंड इसकी वजह से हमारा कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन रहेगा, हमको कोई कैपिटल नहीं रेज करनी है और हमारे जो अर्निंग है वो कंपाउंड करेगी शेयर होल्डर वैल्यू को। सर आरओए में एक डिक्लाइन देख रहे हैं फ्रॉम 2.40% टू 2.10%। ये सर क्या रीज़न है इसके पीछे? ड्यू टू हायर लेवरेज, प्राइसिंग कॉस्ट या फिर एसेट क्वालिटी स्ट्रेस? नो, अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो एक हमने अपफ्रंट 25 करोड़ की कॉस्ट ली हुई है। जो हमने जब एग्जिट किया बिजनेस तो उसकी जो कॉस्ट थी वो इस क्वार्टर में हमने ले ली। सो अगर उसको एडजस्ट करें तो हम 2.8% आरओए पे हैं, बट सिस्टमेटिकली हम लोग अभी 2% आरओए के बैंड में हैं और ये आरओए 2% से 3.25% के आसपास पहुंचना चाहिए नेक्स्ट 8 से 10 बार, मतलब FY29 के आसपास। जो कंस्ट्रक्ट हमारा आरओई बढ़ने का है वो 2 फोल्ड है। अब हमारा जितना एक्सपेंस बेस है वो ऑलरेडी हो चुका है, ब्रांचेस बन चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो चुकी है। अब ये ब्रांचेस करीब हमारी 100 के आसपास की ब्रांचेस हैं जो 80 लाख पर मंथ डिसबर्स करती हैं। बैलेंस 200 ब्रांचेस इससे कम करती हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे उनका विंटेज बढ़ेगा तो ये सब ब्रांचेस 70 से 80 लाख के ग्रॉस डिसबर्समेंट पे आएंगी एंड इसकी वजह से हमारा स्मॉल टिकट हायर यील्डिंग लैब का वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड जो ये बढ़ेगा और जो इंटरेस्ट इनकम बिल्ड होगी वो सीधे आरओए में ही जाएगी। सो दैट इज आरओए ट्री जैसे आगे जाके बिल्ड होने वाला है। आरओई क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 900 करोड़ की कैपिटल रेज करी थी, इसकी वजह से आरओई डिप्रेस हो गई। इसीलिए हम अब कह रहे हैं कि अब हम कैपिटल और नहीं रेज करेंगे क्योंकि हमारा ग्रोथ जो है वो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग से हो रहा है। तो एक तरफ ये 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है और वो पोर्टफोलियो हायर यील्ड से रिप्लेस हो रहा है। तो FY27 में टोटल एयूएम हमारा मोर और लेस सेम रहेगा और उसके बाद ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू करेगा। तो सारी जो जो ये रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो है वो सेल्फ फंड हो रही है। एंड जैसे ही आप एक फर्दर इक्विटी नहीं रेज करते हैं और आपका लेवरेज बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपका आरओई भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। जी शचींद्र सर, एनपीएस के फ्रंट पर जानना चाहेंगे। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए स्लाइटली इंच अप देख रहे हैं हम ऑन क्यू बेसिस। सर कैसे इसको समझना चाहिए? अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस इन द एमएसएमई सेगमेंट, आपका क्या व्यू रहेगा? नहीं, तो अगर आप हमारा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो हमने बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है कि ये एक्चुअली कोई जीएनपीए बढ़ा नहीं है, ये डिनोमिनेटर का इम्पैक्ट है। तो पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के बीच में करीब हमारा एयूएम 200-250 करोड़ से डिक्लाइन हुआ है, तो इसलिए डिनोमिनेटर कम हुआ है, इसलिए वो जीएनपीए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में हायर दिख रहा है, बट अदरवाइज हमारी पोर्टफोलियो क्वालिटी बिल्कुल होल्ड कर रही है।
ओके सर। सर कौन से सेक्टर्स या फिर बोरोर प्रोफाइल्स जो है आप देख रहे हैं जहां पर एक हायर स्ट्रेस अभी देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हम जो हमारा जो हिस्टोरिकल बिजनेस है, हम लोग 4-5 सेगमेंट में काम करते थे। हम जिसको बोलते हैं प्राइम लैब, टॉप 30 सिटीज में बड़े कस्टमर जिनका टर्नओवर 3 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। उसके अलावा हम ये माइक्रो और स्मॉल टिकट लैब कस्टमर जो 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर के कस्टमर्स हैं। मशीनरी बिजनेस, जहां पे हम मशीन की फाइनेंस करते हैं, और डिजिटल मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस। हर सेगमेंट का एक हमारा प्रोफाइल है और एक उसका एक टारगेटेड जीएनपी है। गोइंग फॉरवर्ड जो 2 सेगमेंट हम कर रहे हैं, उसमें हमको नहीं लगता है कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में कोई स्ट्रेस है। बट जिस कस्टमर सेगमेंट में अब हमारे पोर्टफोलियो ग्रो करेंगे, वो कस्टमर सेगमेंट जो प्राइम लैब का कस्टमर होता है उससे एक लेवल के नीचे होते हैं। तो इन कस्टमर का ऑब्वियसली जो रीपेमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो थोड़ा कम होता है। तो आप गोइंग फॉरवर्ड ये देखेंगे कि हमारा जीएनपीए जो हमेशा 2 सवा 2% के बीच में रहा है, वो हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन उस क्रेडिट कॉस्ट में वो ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि ये सारी लोन बुक सिक्योर्ड लोन बुक है। तो अगर कस्टमर जीएनपीए में या पहुंच भी गया, 90 दिन से पास कर गया, तो लैग इफेक्ट 12 17 18 महीने में हम वो प्रॉपर्टी को लेके और रिकवर कर लेते हैं पैसा। सो हमारा जीएनपी ट्रेजेक्टरी थोड़ी बढ़ेगी, बट दैट इज फंक्शन ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। बट हमारी क्रेडिट कॉस्ट जिस रेंज में है, इसी रेंज में रहने वाली है। जी। फंड ऑफ ट्रेंडिंग सर अभी देखें तो वो कैसे, आप कॉस्ट ऑफ फंड्स का कैसा ट्रेंड देख रहे हैं और कितना बेनिफिट कंपनी यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम अ पोटेंशियल रेट कट साइकिल? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई और फर्दर रेट कट साइकिल अभी नहीं होंगे, बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी है उस पे इन्फ्लेशनरी स्ट्रेस भी आने वाला है। लेकिन एमएसएमई सेगमेंट के लिए ऑब्वियसली हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारी प्रेफर्ड प्राइसिंग है। यूग्रो लेवल पे हम ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जिस रेट बैंड में हम चल रहे हैं, इसी में चलते रहेंगे। हालांकि हमारा कोशिश है कि हम कंटिन्यूअसली इसको कम करने की कोशिश करें। जैसे ही हमारा FY27 मिड कहीं पे जैसे ही हमको एक और रेटिंग अपग्रेड आता है, जो कि एक फंक्शन हमारी एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी का है, तो एक अपग्रेड ऑफ रेटिंग से हमारा रेट थोड़ा सा नीचे आना शुरू होगा। अभी जो आप नंबर हमारे देख रहे हैं, उसमें हमने कुछ प्रिज्यूम ऐसा कुछ बड़ा रेट कट नहीं लिया है या उसका बेनिफिट नहीं लिया है। जी। और सर एक्सपेंशंस के फ्रंट पर देखें तो कंपनी ने जो है ऐसे एक्सपेंड की है 370 ब्रांचेस अक्रॉस 13 स्टेट्स। तो कैसे आप बैलेंस करेंगे फिजिकल एक्सपेंशन विथ डिजिटल लेंडिंग? नहीं, अब हम कोई फिजिकल एक्सपेंशन नहीं करने वाले। हमारे 318 ब्रांचेस में करीब 101 ब्रांचेस हैं जो फुल मैच्योरिटी पे हैं, जिनका जितना उनका पोटेंशियल है, और 200 ब्रांचेस जो अभी अपने पोटेंशियल के हाफ पे हैं। तो हमारा पहला टारगेट है कि ये पूरा नेटवर्क अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना शुरू कर दे। सारी 300 से प्लस ब्रांचेस हर महीने 70 से 80 लाख रुपए का ग्रॉस डिसबर्समेंट शुरू करते हैं, राइट? तो जब ये हो जाएगा, उसके बाद हम फर्दर एक्सपेंशन सोचेंगे। ऑन द डिजिटल मर्चेंट लेंडिंग, वो तो अभी हम 3 पार्टनर के साथ हैं, और वहां पे मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। हम ग्रेजुअली हर पार्टनर के साथ और डीपली एम्बेड कर रहे हैं। बट वहां पे कितना ग्रो कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम हमारा अपना मर्चेंट लेंडिंग पोर्टफोलियो टोटल पोर्टफोलियो के 30% के आसपास ही रखना चाहते हैं, जिससे हमारा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मिक्स बैलेंस बना रहे। तो आई थिंक तो ये कंपनी इसी तरह से करेगी। तो हाई लेवल पॉइंट है कि ये कंपनी अब फर्दर कोई ऑपेक्स नहीं करेगी। जितना ऑपेक्स इसका है आज देख रहे हैं आप, इतना ही ऑपेक्स के रेंज में ये चलती रहेगी। बट इसका पोर्टफोलियो ग्रेजुअली शिफ्ट होगा लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग, which will result into higher NIM margin, which will result into better profitability, and that's why ROAs would improve from its current level, and gradually leverage would start coming in, and that's why ROEs would also improve. जी। और सर यूग्रो कैपिटल की अगर बात करें तो अंडरराइटिंग है कंपनी का डेटा टेक ड्रिवन। तो आप कैसे यहाँ से देख रहे हैं और क्या आप मान रहे हैं बेटर रिस्क आउटकम्स है कंपेयर टू ट्रेडिशनल एनबीएफसीज? आप क्या मान रहे हैं? मतलब मैं किसी एनबीएफसी को ट्रेडिशनल या डिजिटल नहीं बोलना चाहता। हर एनबीएफसी अपना अलग अलग एफर्ट कर रही है। यूग्रो के 2 बहुत डिस्टिंक्ट मोड हैं। पहला मोड जो गोइंग फॉरवर्ड है, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एमएसएमई फाइनेंसिंग में हमारे टिकट साइज में 300 से प्लस ब्रांचेस, 13 से ज्यादा स्टेट, और हर स्टेट को समझना और हर स्टेट की ज्योग्राफी को समझना, उसका कोलेटरल टाइप समझना और कस्टमर का बिहेवियर, और उसके बेसिस पे क्रेडिट पॉलिसी डिजाइन करना, एंड थोड़ा बहुत डेटा टेक्नोलॉजी को यूज करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा मोट है।
ऑन द मर्चेंट लेंडिंग साइड, क्योंकि हमने पिछले विगत 5 से 7 सालों में बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया ऑन डेटा एनालिटिक्स, फिर एक हमने टेक्नोलॉजी कंपनी को अक्वायर किया। सो वो छोटे मर्चेंट को पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू लेंड कर पाना अपने आप में डीप टेक्नोलॉजी प्लस डेटा एनालिटिक्स इंटीग्रेशन है। सो जहां वो हमारा मोट है कि खाली हम टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते हैं, किस कस्टमर को कितना पैसा देना है वो हमारा डेटा एनालिटिक्स निकाल के कर पाता है। सो ये दो बहुत बड़े मोट हैं। और क्योंकि हमारा डीएनए डेटा और टेक्नोलॉजी का है, सो जितना भी ये चेंजेस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एआई मशीन लर्निंग, हम बहुत प्री इन्वेस्टेड हैं उसमें, एंड ग्रेजुअली हम उसमें भी सीरियस एफर्ट करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो और बेटर हो जो आज है। जी, लास्टली सर समझना चाहेंगे यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं एमएसएमई क्रेडिट डिमांड जो है फाइनेंशियल 27 में कैसे शेप अप होती है, आप देख रहे हैं अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज? देखिए, हमारा जो कस्टमर है चांदनी जी, वो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। हम किस कस्टमर की बात कर रहे हैं? हम एक ऐसे कस्टमर की बात कर रहे हैं जो या तो एक छोटे शहर में दुकानदार है, या छोटा कुछ मैन्युफैक्चरर है, या जिसकी छोटी सी कोई फैक्ट्री है, जिसका टर्नओवर 2 से 3 करोड़ साल का है। हम एक्सपोर्टर्स को नहीं करते, ना ही इतने छोटे टर्नओवर के लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जब तक ये सारा कंजम्पशन को सर्विस करता है, छोटे शहरों में जब तक कंजम्पशन डिमांड चलती रहेगी, क्रेडिट एक्सपेंशन होता रहेगा। अभी भी हमको ऐसा लगता है कि ऐसे कस्टमर जो 25 लाख रुपए से 3 करोड़ के टर्नओवर के रेंज में है, द टोटल क्रेडिट डिमांड फॉर दिस कस्टमर इज रफली अराउंड 25 लाख करोड़ इज अनमेट डिमांड। नाउ उसमें किसको आप लोन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो खोजने वाली बात है। ये एक सुई लेके झाड़ में डालना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसमें आपको एक अच्छा कस्टमर खोजना है। तो वही एफर्ट है, उसके लिए ही आपको ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। बट मुझको नहीं लगता कि कोई भी मैक्रो अनसर्टेनिटी से डिमांड में कुछ फर्क आने वाला है, या क्रेडिट क्वालिटी पे बहुत कोई स्ट्रेस आने वाला है। अब जैसे एक रेस्टोरेंट एक छोटा सेगमेंट है, ऑब्वियसली गैस नहीं मिलेगी तो रेस्टोरेंट का कैश फ्लो हर्ट हो जाएगा, बट इसके अलावा नहीं लगता। जहां पे हमको लगता है फर्क आ रहा है, वो आ रहा है लिक्विडिटी और प्राइसिंग ऑफ द डेट। सो जैसे हेज कॉस्ट बढ़ गई है, तो हम लोग जो ईसीबी बोरोइंग करते हैं वो स्लो करनी पड़ेगी। थोड़ा ओवरऑल लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है, हमको ऐसा नहीं लगता इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा तो रेट कट्स नहीं होंगे। तो वो ऑन द लाइबिलिटी साइड है, बट ऑन द एसेट साइड, ऑन द कस्टमर साइड, हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चेंज या डिस्ट्रप्शन आने वाला है। जी हाँ, सत्येंद्र सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।